नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। राज्य सरकार अपने कामकाज चलाने के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद SGDP का 1% ज़्यादा कर्ज लेने की जुगाड़ में लगी है। अभी मध्य प्रदेश की कर्ज लेने की लिमिट 4% ही है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी गई है। राज्य सरकार की कर्ज लेने की लिमिट केंद्र सरकार ने 5 से घटाकर 4% कर दी है। इसलिए राज्य सरकार इस लिमिट को 1% बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार इस साल अभी तक 6 महीनों की अवधि में ही 47,760 करोड़ का कर्जा ले चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष में 45,993 करोड़ का कर्जा लिया। मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति पहले ही गड़बड़ा रही थी। इसी बीच कोरोना महामारी आ गई। इस वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली गई। इस दौरान आमदनी से 21,000 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च हो गए। राज्य सरकार को पिछले 2 सालों में अपने टैक्स से 2,698 करोड़ की कम आय हुई। केंद्र सरकार से भी केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में पिछले 2 सालों में 6,000 करोड़ से ज़्यादा राशि कम मिली। केंद्रीय अनुदान में भी इसी अवधि में 1,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि राज्य सरकार के खजाने में कम पहुंची। कोरोना कर्फ्यू के कारण भी राज्य सरकार के खजाने में 45% कम आमदनी पहुंची है। हालांकि वैक्सीन की खरीदी पर होने वाला 2300 करोड़ की राशि का खर्च केंद्र सरकार के वैक्सीन देने के निर्णय से बच गया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकार के खजाने को इसी राहत मिल गई। आय कम होने से प्रदेश में कराए जाने वाले विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। कुछ बड़ी योजनाओं का काम आने वाले समय में प्रभावित हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की तैयारियों पर भी राज्य सरकार को अच्छा खासा खर्च करना पड़ रहा है। इसका भार भी राज्य सरकार के खजाने पर ही पड़ रहा है। कर्ज की लिमिट 1% बढ़ाने के प्रयास में राज्य सरकार जुटी हुई है। हालांकि प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन केंद्र सरकार से अभी मंजूरी नहीं मिली है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सरकार को यदि लिमिट बढ़ जाती है तो वो राज्य सरकार कर्ज के लिए आर्थिक जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, उनसे संपर्क साधेगी, जिसमें रिजर्व बैंक से लेके और भी तमाम बैंक हैं जिनसे राज्य सरकार अक्सर कर्ज लेती है। 6 महीनों में राज्य सरकार ने 47,760 करोड़ का कर्जा ले लिया है। केंद्र सरकार ने 2 साल में अनुदान की राशि जो है वो 1,000 करोड़ से ज़्यादा की काट ली है। केंद्र सरकार को भी कोरोना महामारी के चलते अन्य मदों में जो है राशि को खर्च करना पड़ रहा है। यही कारण है कि जो विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली जो राशि है उसमें वो अन्य राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश की भी राशि में कटौती कर दी है, जिसके चलते कामकाज राज्य सरकारों का प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार का एक अच्छा निर्णय रहा कि वैक्सीन की जो खरीदी है वो केंद्र सरकार ने वापस अपने हाथ में ले ली है और अब वो निःशुल्क राज्य सरकारों को वैक्सीन मुहैया करा रही है। जबकि बीच में केंद्र सरकार ने राज्यों को ये अधिकार दे दिए थे कि वो स्वयं खरीदें, तो सारा खर्च का बोझ जो है वैक्सीन का वो राज्य सरकार पर आ गया था। करीब 2300 करोड़ की वैक्सीन खरीदी राज्य सरकार को करना थी। ये राशि राज्य सरकार को खर्च करना थी, लेकिन राज्य सरकार इसमें खासी मदद हो गई जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वैक्सीन की खरीदी वापस केंद्र सरकार ही सबको खरीदी करके सप्लाई करेगी। इससे करीब 2300 करोड़ की राशि जो है वो राज्य सरकार की बच गई, जो ये राशि राज्य सरकार कहीं दूसरे मदों पर विकास कार्य में खर्च कर सकेगी। वैसे भी कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकारों की भी जो आय है
उसमें भी स्वयं की जो आय है उसमें भी खासी कटौती हो गई है। कटौती होने से खर्चे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें राज्य सरकार को आ रही थी। तो वैक्सीन की जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया उससे एक अच्छा राहत मिल गई। राज्य सरकार को 2 साल में टैक्स से 2,698 करोड़ की आय कम हुई है। कोरोना महामारी के चलते जो राज्य सरकार के टैक्स हैं, परिवहन है, वाणिज्य कर है, ज़मीनों की जो रजिस्ट्री होती है वाणिज्य कर विभाग में, जो पंजीयन विभाग है, ये सब खनिज विभाग है, ये सब राज्य सरकार के आय के प्रमुख स्रोत के विभाग हैं। इन विभागों में भी कोरोना महामारी के चलते जब कोरोना के कर्फ्यू लगा हुआ था तो सारा व्यवसाय बंद था, तो टैक्स भी राज्य सरकार को कम ही मिला है। ये दूसरी लहर ही नहीं, पहली लहर में भी यही हाल रहा। पहली लहर में भी राज्य सरकार को जो खुद के करों से मिलने वाली राशि है उसमें भी काफ़ी कमी आई थी। इसके बाद दूसरी लहर में भी जब कर्फ्यू लगा तो सारे व्यवसाय बंद हो गए, काम धंधे नहीं हुए। इस वजह से राज्य सरकार को जो खुद के आय हो रही थी उसमें कटौती आई। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी। रंजन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। रंजन जी, सरकार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खस्ताहाल थी, कोरोना महामारी ने स्थिति और खराब कर दी, तो ऐसे में सरकार का कामकाज कैसे चलेगा? सरकार कर्जे पे कर्जा ले रही है। कर्जा तो जितना ज्यादा लिया गया है, हर क्वार्टरली 1,000 करोड़ के आसपास कर्जा दिया जा रहा है। नंबर 2, देखिए कोरोना ने जरूर बिजनेस इफेक्ट किया है जी, साथ में जीएसटी कलेक्शन भी इफेक्ट हुआ है जी, लेकिन जो सेंट्रल से स्टेट को मिलना चाहिए, आपने देखा होगा पिछले साल 44,000 करोड़ जी का जो मिलना चाहिए था स्टेट को नहीं मिला जी, वहाँ से कम होता जा रहा है। सेंटर ने खुद कहा कि आप कर्ज लेना शुरू कीजिए जी, तो कर्ज लेने की बात हो गई, लेकिन उसका फर्क क्या पड़ा है कि जिससे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट में उमेश जी लगभग 20% कटौती हुई है बजट की जी जी। तो हाँ, बजट की दिक्कत है, चाहे रोड का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, या सिंचाई का मामला हो, धान का मामला हो, आप देखेंगे जितने डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह इफेक्ट हुआ है। दूसरा क्या है कि सरकार का पूरा जो अभी भी जो आपकी योजनाएं हैं, पॉपुलिस्ट मेजर जिसको हम बोलते हैं जी, कि जो जनहितैषी योजनाएं हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी स्कीम है, या फिर जो पेंशन की स्कीम है, या फिर जो किसानों को पैसे देने का मामला है, सरकार वहाँ पे कम नहीं कर रही है या फिर उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है जी। तो जाहिर है विकास का जो मामला है वो बहुत ही अफेक्ट हुआ है जी। थर्ड है कि जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उस पर पिछले कई सालों में उमेश जी उसको बढ़ाने के प्रयास नहीं हुए जी। जब खर्चा आपका बढ़ता जाएगा और रेवेन्यू आपका नहीं आएगा तो अंतर तो आएगा, तो दिक्कत होगी जी। हाँ, फिर वैट बढ़ाएंगे डीजल पे, वैट पेट्रोल बढ़ाएंगे या एलपीजी बढ़ाएंगे, जो भी है, तो फिर जनता को दिक्कत होती है जी। तो सरकार ने इतने सालों में रेवेन्यू बढ़ाने का खुद के स्तर पे प्रयास नहीं किया, और कोरोना तो किसी को पता नहीं था कोरोना आएगा, कोरोना आ गया, सबके सामने है। इतना लंबा खींचेगा नहीं पता था, वो भी खींच गया, तो जो दिक्कत है वो सामने दिख रही है जी भाई। रंजन जी, सरकार को अपनी आय बढ़ाने के लिए जो है वो नए रास्ते खोजने होंगे, क्योंकि ये स्थिति जिस स्थिति में सरकार पहुंच गई है, उसके अलावा जो जिन मदों में जैसे परिवहन है, खनिज विभाग है, पंजीयन विभाग है, आबकारी है, तो ये सारे विभाग जिनसे आय आती थी, वहां भी जो लीकेज है उसको रोकना होगा, सख्ती बरतना होगा। तो लगता है आपको कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा, या जिस तरह से चल रहा है वैसे ही सब चलता रहेगा? मैंने अच्छी बात की, मैं ये बात बोलने वाला था कि रेवेन्यू बढ़ाने का जी, जैसे कहते हैं पैसा बचाना अपने आप में पैसा कमाने जैसा जी। नंबर 1, उसमें लीकेज अगर रोकते हैं तो फिर रेवेन्यू बढ़ती आती है जी। अगर जो आपका रेट है लीकेज में जा रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रही है, लूटी जा रही है, माफिया, माइनिंग माफिया अगर एक्टिव है, तो जो पैसे आपके पास आने चाहिए जी, या वहाँ के विकास में खर्चा होना चाहिए, उसका रॉयल्टी का पार्ट जाता है विकास में, वो फिर नहीं हो रहा है। तो लीकेज तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रेत माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे कोई माफिया हो, इसको रोकना। सेकेंडली क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का मामला जैसे है जी, अब पूरे स्टेट में जो बसेज चल रही हैं, तो आपने तो एमपीआरटीसी बंद कर दिया। जो प्राइवेट बसेज हैं उनके अगर फिटनेस देखेंगे आप,
तो फिर वो गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट का फिटनेस सर्टिफिकेट है वो नहीं है जी। और जो टैक्स मिलना चाहिए, तो टैक्स की चोरी खुलेआम हो रही है। तो जब तक टैक्स चोरी नहीं रोकेंगे आप, तो सरकार की आय कैसे बढ़ेगी। थर्ड है कि जो आपको इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना था, क्लस्टर खड़े करने थे, हार्टिकल्चर क्लस्टर खड़ा करना था, ये सही है, इंडस्ट्री क्लस्टर खड़ा करना था, तो जितना जिसका मैन्युफैक्चरिंग होता, बाहर बिक्री होती, आपको पैसे मिलते, आपने किया नहीं, कई सालों तक हुआ नहीं। तो जब कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मेक इन इंडिया का कोई नारा बन के रह जाएगा, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। जनता देगी, हम पेट्रोल डीजल पे देंगे, अर्जियों के टैक्स पे देंगे, वो बढ़ता जा रहा है। जी रंजन जी, एक चीज और देखी गई कि जैसे पंजीयन शुल्क है, जमीनों की जहाँ रजिस्ट्री होती है, संपत्तियों की जहाँ रजिस्ट्री होती है, वो महाराष्ट्र सहित और भी आप स्टेटों में देखेंगे, वहाँ पे स्टैंप ड्यूटी जो है वो काफी कम है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री कराते हैं या ज्यादा चीजें सब आय होती है उसमें। इसके उलट मध्य प्रदेश में ये देखा गया है कि यहाँ पे जो स्टैंप ड्यूटी है या शुल्क है, ये सारे ज्यादा हैं अन्य राज्यों से। जैसे आप पेट्रोल पे देख लीजिए या और दूसरी चीजों पे देख लीजिए, तो ये टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसके कारण भी जो है सरकार को जितनी आय होना चाहिए वो नहीं होती है, लोग दूसरी जगह से मतलब जितनी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पेट्रोल का, डीजल का दाम ज्यादा रखेंगे जी, जो सीमावर्ती जो जिले हैं, आपने देखा होगा जी, उत्तर प्रदेश से ट्रक अगर आ रहा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश होकर महाराष्ट्र जा रहा है जी, तो क्या करेगा उत्तर प्रदेश भरवाले, महाराष्ट्र भरवाले भी चुनाव भरवाले। जी हाँ, जितने बॉर्डर के ये जिले हैं वहाँ पे तो यही कारोबार चलता रहता है। वही होगा जी जी। वैसे पंजीयन का है तो आदमी सोचेगा चलो अगर पंजीयन में ज्यादा पैसा है जी, हम एग्रीमेंट से काम चला लेंगे या नहीं कुछ दिखाएंगे, बैनामा कर देंगे, कुछ भी दूसरे विकल्प तलाशता है आदमी, बहुत दूसरे विकल्प तलाश करेगा जी। जितना अच्छा टैक्स का मामला नहीं, टैक्स जो है जैसे बहुत पुरानी कहावत है, राजा को टैक्स उतना ही लेना चाहिए जितना मधुमक्खी शहद लेती है किसी फूल से जी। अगर आप फूल को इन्वेस्ट डालेंगे तो फिर वो कहाँ से आएगा टैक्स आपका, टैक्स तो खत्म कर रहे हैं आप, तो टैक्स को रेशनल बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। एक उस पर औचित्यहीन करेंगे टैक्स अगर आप, तो कितना बढ़ाएंगे। आपकी जनता की क्षमता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, आय नहीं बढ़ रही है, तो आदमी टैक्स कहाँ से देगा, फिर टैक्स चोरी होती है। ऐसे रंजन जी, एक और बात देखी गई है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं जो होती हैं, ये चुनावों के मद्देनजर लागू की जाती हैं, वोट बैंक बढ़ाने के मद्देनजर आमतौर से लागू की जाती हैं, और ये इनकी शुरुआत हालांकि साउथ के स्टेटों से हुई है, जो दक्षिण के राज्य हैं वहां से हुई है, लेकिन अब इन सबको बाकी के सारे राज्यों ने अंगीकृत कर लिया है और सारे राजनीतिक दलों ने अंगीकृत कर लिया है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण राज्य सरकारों की जो आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, क्योंकि कोई भी सरकार डायरेक्ट बेनिफिट योजना में कटौती करना नहीं चाहती, नई नई योजनाएं लेके आते हैं चुनाव के समय और नई नई घोषणाएं करते हैं। जी जी देखिए उमेश जी, हमने शुद्ध जो पॉपुलर मेजर्स की बात की वही है जी। याद देखिए, पैसा जो बेनिफिशरी है उनको पैसा दीजिए, उसमें दो चीज होता है, एक तो अननेसेसरी बेनिफिशरी को पैसा देना जहाँ पे जरूरत नहीं है जी, आप नई नई योजनाएं लाते हैं उनके लिए, वो गड़बड़ है। ठीक है, अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल लाली लक्ष्मी स्कीम है, ठीक है, आपने अच्छी बात है, उसका फायदा कितनों को जा रहा है, हाँ, उससे जो लिंगानुपात आपका है उससे क्या वाकई इम्प्रूव हो रहा है क्या जी, ठीक है, तो उससे अच्छा कन्याओं को शिक्षा दीजिए, उसको अच्छे स्कूल डेवलप, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे तो नहीं उनको पैसा दीजिए, लेकिन जितनी आया हो अच्छे काम कीजिए। तो जो किसानों का जैसे हो गया जी, अब किसानों को जो उनका कहना आय दुगुना होगा जी, आज पैसा देकर के दुगुना मत करिए उसको, कि आपने 4,000 रुपये आपने दे दिया, 6,000 सेंट्रल दे दिया जी, दुगुना तब होगा जब उसका इनपुट कास्ट कम होगा, उसकी खेती बढ़ेगी, उसको अच्छी मंडी मिलेगी, उसके उपज का अच्छा दाम मिलेगा, तो हम दूसरे तरीके जाते हैं उसको पैसा दे देंगे जी जी। पैसा देने से आपका आय का स्रोत कम हो रहा है, आपकी आय कम हो रही है, जनता पे बोझ बढ़ रहा है, और फिर जो विकास पे जो पैसा खर्चा होना चाहिए पैसा नहीं खर्चा होता है। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि ये सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि आर्थिक स्थिति कैसे सरकार की सुधरे, और नहीं तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा संकट खड़ा होगा। कैसे योजनाएं चलेंगी, कैसे विकास के कार्य होंगे, ये सरकार को सोचना होगा कि कैसे राज्य सरकार की आय बढ़े, और नए नए इसके उपाय खोजना होगा, जहां लीकेज है उसको रोकना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका न्यूज वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर मध्याह्न भोजन करेंगे। प्रदेश में 1,14,970 स्कूलों में 60,31,000 बच्चों को
मध्याह्न भोजन परोसा जाता है। फिलहाल प्रदेश में 14,523 शालाओं में प्रारंभिक तौर पर डाइनिंग हॉल बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 751 स्कूलों में डाइनिंग हॉल का काम पूरा हो चुका है, जबकि 1,447 स्कूलों में डाइनिंग हॉल मनरेगा के अंतर्गत बनवाने की योजना है। इसमें से 73 स्कूलों में डाइनिंग हॉल का निर्माण करवा भी लिया गया है। सभी जिलों के स्कूलों में डाइनिंग हॉल का निर्माण पूरा करने के लिए सरकार ने डेडलाइन 15 अगस्त तक की तय की है। इस साल 15 अगस्त तक जिन स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनाए जाना है वहां पर डाइनिंग हॉल बना लिए जाएंगे। स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनवाने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि एक ही स्थान में एक साथ भोजन करने से सामाजिक सद्भाव का माहौल बनेगा और समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को समाप्त किया जा सकेगा। डाइनिंग हॉल बनवाने के पीछे एक और वजह है कि बच्चों को अभी तक भोजन क्लासरूम में ही करना पड़ता था, जिससे जूठन आदि वहीं गिरती थी और गंदगी भी होती थी। अधिकांश स्कूलों में आज भी पेड़ के नीचे भोजन करना पड़ रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव का कहना है कि शासकीय स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनाए जाने का प्रावधान है। इसके बन जाने से बच्चे आराम से भोजन कर सकेंगे, उन्हें एक अच्छा माहौल मिलेगा, उनकी किताब सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा कक्षा में साफ सफाई बनी रहेगी। ग्वालियर में सबसे पहले मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में डाइनिंग हॉल की व्यवस्था करने सरपंच आगे आए थे। उसके बाद पिछले 6 सालों में ग्वालियर में 371 शालाओं में डाइनिंग हॉल बनवाए गए। डाइनिंग हॉल में मध्याह्न भोजन करके स्कूली छात्र जो हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। सरकार का ऐसा मानना है, इससे सामाजिक सद्भाव की भावना बच्चों में विकसित होगी। प्रदेश में फिलहाल 1,14,970 स्कूलों में मध्याह्न भोजन परोसा जाता है। 60,31,000 बच्चों को ये मध्याह्न भोजन राज्य सरकार प्रतिदिन दे रही है। प्रदेश के 14,523 स्कूल में राज्य सरकार ने डाइनिंग हॉल बनवाने का निर्णय लिया है। यहाँ पर जो भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे सभी अब डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठकर मध्याह्न भोजन करेंगे। डाइनिंग हॉल बनवाने के लिए राज्य सरकार ने इसी साल 15 अगस्त की डेडलाइन तय की है। मनरेगा के अंतर्गत ये डाइनिंग हॉल बनाए जाएंगे। मनरेगा में ये प्रावधान किया गया है कि डाइनिंग हॉल बनाए जा सकते हैं। डाइनिंग हॉल बनने से ये आने वाले दिनों में और भी स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनाए जाएंगे। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों का सामना कर रहे खुदरा और थोक कारोबारियों को केंद्र सरकार ने राहत दी है। केंद्र सरकार ने इसे MSME का दर्जा दे दिया है। अब खुदरा और थोक व्यापारी भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को मिलने वाले सभी लाभ ले सकेंगे। अभी तक इसके दायरे में मैन्युफैक्चरर और सर्विस से जुड़े उद्योग ही शामिल थे। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर MSME की परिभाषा में बदलाव किया है। इसके तहत पहले उद्योग के आधार पर पंजीयन होता था, लेकिन अब उद्यम का MSME के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। अब खाद्य, कंप्यूटर, पेय पदार्थ, कपड़े और कई अन्य थोक और खुदरा उद्यम खुद को पंजीकृत कर सकेंगे। इस पंजीकरण और MSME का दर्जा प्राप्त करने के लिए थोक और फुटकर व्यापारियों को पंजीयन कराना होगा। ये सुविधा मिलने से थोक और फुटकर व्यापारी बैंकों द्वारा ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लाभ उठा सकेंगे, जो अभी तक MSME के जो उद्योग पंजीकृत थे उन्हीं को मिलता था। इससे रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप इन्हें भी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कम ब्याज दर पर ऋण का लाभ मिल सकेगा। खुदरा और थोक व्यापारी इसकी लंबी समय से मांग करते आ रहे थे। MSME की परिभाषा बदलने से इनकी संख्या में इजाफा होगा। MSME के माध्यम से प्रदेश में 19,242 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 तक प्रदेश में 2,88,479 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME में
पंजीकृत थे। एमएसएमई में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने 3000 छोटे बड़े और मझोले उद्योग शुरू होने की संभावना है। एमएसएमई की परिभाषा बदलने के बाद अब खुदरा और थोक व्यापारियों के पंजीयन के लिए कैंप लगाए जाएंगे। खुदरा और थोक व्यापारियों को अपने बिजनेस के विस्तार, बैंकों से ऋण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ लेने का अच्छा मौका मिलेगा। राज्य सरकार का, माफ़ कीजिएगा, केंद्र सरकार का एक ये बहुत अच्छा फैसला है जिसकी व्यापारी जगत में खासी सराहना की जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को एमएसएमई का दर्जा मिलने से अब इनको इस क्षेत्र में मिलने वाली और दूसरी सुविधाएं भी मिलने लगेंगी। मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में 3000 छोटे बड़े और मझोले उद्योग शुरू होंगे। इससे व्यवसाय को गति मिलेगी, इसके साथ आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। ये एक सराहनीय कदम है। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मंत्री और उनके विभाग के प्रमुख सचिव की नज़दीकियां आजकल मंत्रालय में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आमतौर पर ज़्यादातर मंत्रियों को यही दर्द और तकलीफ रहती है कि जो विभाग उनके पास है उसके प्रमुख सचिव उनके आदेशों का पालन नहीं करते। विभाग के कामकाज में उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। जब भी मंत्रियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है तो सभी मंत्री अपने विभाग के प्रमुख सचिव को हटाने के लिए कहते हैं। लेकिन मौजूदा मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री ऐसे भी हैं जो अपने विभाग के प्रमुख सचिव का तबादला कहीं और नहीं होना देना चाहते। पिछले दिनों मंत्रियों की मुख्यमंत्री से 1-to-1 चर्चा हुई। उस दौरान इन मंत्री महोदय ने प्रमुख सचिव का तबादला नहीं करने की सीएम से सिफारिश कर दी। इस घटनाक्रम को देखकर मंत्रालय के गलियारों में आजकल अधिकारी और कर्मचारी यही कानाफूसी कर रहे हैं कि मंत्री जी की अपने विभाग के प्रमुख सचिव से ट्यूनिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी चल रही है। दोनों मिलजुल कर पूरे विभाग को देख रहे हैं। मंत्री जी के कामकाज से प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव के कामकाज से मंत्री जी प्रसन्न रहते हैं। जब दोनों को एक दूसरे से गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो फिर तबादले की कोई बात नहीं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।